सभी को गुड मॉर्निंग। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ पुरातन छात्र जो हैं हमारे सामने पकड़ में आ गए हैं और ये सारे के सारे लोग जो हैं कला से जुड़े हुए हैं, खासकर फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से। आप सभी को नमस्कार। सर, मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से एक साथ कि कला की स्थिति आज के समय में क्या है और उसका भविष्य आपकी नज़र में क्या दिखता है, बताइए सर। सर, कला के कई सारे आयाम नए तरीके से समाज में आ रहे हैं, तो कला को अभी उस छोटे दायरे में ना रखकर उसको व्यापक रूप में अपने को समझना पड़ेगा। और जो नई जनरेशन आ रही है वो टेक्नोलॉजी से बचपन से जुड़ के आ रही है, तो कला में भी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, हो भी रहा है। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो वास्तविक आर्ट जो कला होती थी पहले, उससे थोड़ा डाइवर्ट होके प्रोफेशनल, कमर्शियल और ये डिज़ाइन फॉर्म में ज़्यादा आ रहे हैं आने वाली है। इससे सर बेरोज़गारी पे तो बड़ा कुठाराघात होगा। नहीं, डिज़ाइन सेक्टर में भी बेरोज़गारी नहीं है, उसमें बहुत सारा रोज़गार डेवलप होंगे। हाँ, रियल जो आर्ट वर्क होते थे, जैसे इसको हम कलाकार के रूप में जानते हैं, वो थोड़ा कम हो रहा है। उसको फैशन के रूप में लोग उससे जुड़ रहे हैं। कोई सर और कोई बिंदु बताइए। मैं शोभेंद्र सरकार, मैं कोलकाता से हूँ और रविंद्र भारती स्टूडेंट था। एक्चुअली केवी में अभी हम लोग आर्ट टीचर जॉब में है। सर का जो प्रश्न था उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, देखिए कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं होती है। शायद अगर कोई गलत है तो आप करेक्ट करें, वो अपने रूप को परिवर्तन कर सकते हैं, राइट, है ना। तो जैसे सर अभी अशोक सर ने बताया, एग्जैक्टली उसी के सूत्र को पकड़ के मैं बोलना चाहूँगा कि कला की जो व्याप्ति है, व्यापकता वो चेंज हो रहा है और वो अपने रूप को चेंज कर रहा है अलग अलग जगह पे। और इससे क्या होगा, इससे जो प्रोबेबिलिटी है जॉब या रोज़गार बढ़ने की, वो तो एक तरफ है ही, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ेंगी। क्योंकि आप इस तरह समझिए कि अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं पेंटिंग ही सिर्फ करता हूँ, तो आज वो रूप वहाँ पे रुका हुआ नहीं है। मैं फिल्म में जाके काम कर सकता हूँ, मैं न्यूज़पेपर में जाके काम कर सकता हूँ, मेरा रोल थिएटर में भी जा सकता है, एप्लीकेशंस, आईटी इंडस्ट्री, तो अलग अलग सेगमेंट। एटलीस्ट मैं तो हाथ में काउंट कराता हूँ कि 3 ऐसे जगह है जहाँ पे कला विस्तार मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है एक्सेप्टेबल हो गया है एब्सोल्युटली सोसाइटी में, और ये ज़रूरत के अनुसार हो रहा है, डिमांड के अनुसार हो रहा है, इसलिए इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे दिख रही है। सर, क्या ये पॉसिबल है कि कभी ऐसा सिनेरियो आए कि हम सोचें और उड़न खटोला हमारे सामने हो? बिल्कुल संभावनाएं पूरी हैं, और जो एक कला में पहले बैरियर्स थे या नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो पहले की कुछ कलाओं में बैरियर्स अभी बीच में आ गए थे, पहले नहीं थे। हाँ। जो बैरियर्स को फिर से ब्रेक कर दिया गया है, तो जो हम कल्पना करते हैं वो पॉसिबल है। जैसे कि अगर हम रामायण महाभारत की हम बात करें, तो उसकी जो विज्ञान है आज के विज्ञान से कई स्तर ऊपर थी। हाँ। जैसे अगर स्थापत्य कला की भी अगर हम बात करें, जब मैंने कई स्थापत्य कला में ऐसी चीज़ें देखी कि जो स्टोन के अंदर रिंग्स बनी हैं, जो आज इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का जो उत्थान और पतन एक निरंतर रूप में होता रहता है, और लेकिन हम उसको क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन उस उत्थान और पतन के बारे में सोचना बंद कर दे। तो एक उत्थान का समय फिर से शुरू हो गया, तो आगे आने वाले सालों में ये हमें दिखाई देगा, जो हमारी कल्पना होगी वो साकार होगी। वो तुरंत उसके, और उसमें टाइम भी कम लगेगा, डेफिनेटली बहुत कम समय में। कुछ कहना कला जब शुरू से अगर हम शुरुआत से देखते हैं तो कला में निरंतर बदलाव होते रहे, है ना। पहले हम जब अगर भारतीय कला को लेते हैं, भारतीय कला देखते हैं, तो उसमें क्या था कि बहुत ट्रेडिशनल हमारा चलता आ रहा है। मिनिएचर आर्ट ले लीजिए, फ्रेस्को ले लीजिए, मतलब म्यूरल्स ले लीजिए जो हम करते थे। उनको करते करते धीरे धीरे हम प्लास्टिक आर्ट पर आए, और उसका भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वो रहा होगा, क्रिटिसिज्म हुआ होगा कि ये क्या, मतलब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को हमने आर्ट के अंदर हमने समाहित किया, फिर आगे बढ़ते गए। अभी फिर एक दौर आ रहा है कि डिजिटलाइजेशन जो है हमारे आर्ट में इंक्लूड हो रहा है, और उसको लेकर कई आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। और रही बात जो मतलब एक हम रोज़गार की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो आजकल ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई कि हम खुद अपने लिए अपना जो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, खुद डेवलप कर रहे हैं खुद। फिर एम्प्लॉयमेंट का तो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट
एक स्तर पे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप किसी के लिए जैसी भावना रखते थे, क्या उस भावना में भी कुछ बदलाव आएगा? सर, मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो कला का स्वरूप है, बाजारीकरण की वजह से उसमें व्यवहार परकता ज़्यादा आई है और उसकी जो आत्मा है कला की, वो लुप्त हो गई। अच्छा, व्यवहार की कुशलता के चलते हाँ, आत्मा का मतलब लुप्त अभी होना। जो कोई भी आर्टिस्ट काम कर रहा है वो उपयोगिता को ध्यान में रख के काम कर रहा है। जब से डिज़ाइन और इस तरीके की टेक्नोलॉजी आई है, पहले भी ये सब होता था, लेकिन वो शिल्प के संदर्भ में उन सब चीज़ों को देखा जाता था कि शिल्पकार बर्तन बना रहे थे और बना रहे थे। अभी कलाकारों से इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन जो कोर्सेज में चेंजेस किए गए हैं, डिज़ाइंस और इस तरीके के डिसिप्लिन्स आए, उन सब की वजह से, क्योंकि वो फैशनेट करते हैं, विज्ञापन से जुड़े हुए हैं, वो चकाचौंध वाली चीज़ें, तो बच्चा उनकी तरफ ज़्यादा भाग रहा है और वो विशुद्ध रूप से व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपनी चीज़ों को देख रहा है, जबकि कला पूर्ण रूप से आत्मिक अनुभूति का लोगों के सामने प्रकट करने का तरीका है, जरिया मतलब है। सर ऐसा हो सकता है कि पॉकेट में पैसे हों मगर चेहरे पे खुशी ना हो। जी, मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा सर कि मतलब बनाना है, केले का सीधा स्वाद लिया जा सकता है, लेकिन बाज़ार में फिंगर चिप्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग ब्रांड से बेचे जा रहे हैं, बनाना शेक बनाया जा रहा है और केले का जो वास्तविक स्वाद है वो लुप्त हो गया और पैसा भी उससे ज़्यादा दिया जा रहा है और समय भी बर्बाद हो रहा है। आप आधा आधा घंटा उस केले के स्वाद की तलाश में कैफ़े में बैठे हुए हैं और न तो उस केले के स्वाद को जान पा रहे, न उसके शेप को जान पा सर रहे। सर ने जो पॉइंट उठाया है, इसके चलते दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा? आप बताओ ज़रा, क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है? जब कला से आत्मा, उसकी हाँ। आत्मा चली जा रही है तो बस ये एक बाजारू वस्तु बन के रह जाएगी। उसमें हम अपनी फीलिंग्स में ना तो डाल सकते हैं ना उसे पा सकते हैं। यानी इंसान फीलिंगलेस होना शुरू हो जाएगा। होना शुरू हो गया है उसमें तो हाँ, कुछ कला से आत्मा लुप्त जो हो रही है उसका कारण सर खुद एक कलाकार है, क्योंकि कलाकार मतलब कड़े शब्दों में कहा जाए तो एक कड़े शब्दों को मैं ऐसे शब्द का यूज़ नहीं करना है, लेकिन कलाकार जब अपनी आत्मा को बेच देगा और सिर्फ कला को बेचने के रूप से कार्य करेगा, काम करेगा। लेकिन वो करे तो करे क्या? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अस्तित्व का है। पतन और उत्थान ये सतत प्रक्रियाएं हैं, तो इसको ये accept उत्थान करना भी होगा और पतन भी होगा और ये निरंतर चलता रहेगा। इसी विश्वास में मैं कह सकता हूँ और ये कंटिन्यू प्रक्रिया ये आज से नहीं, ये सतत चलती आ रही है और चलती रहेगी। तो नहीं, मतलब उत्थान और पतन दोनों एक साथ चलते हैं, तो सर इसमें अगर आना और जाना लगा रहेगा। भाव के साथ बह गए, अपनी आत्मा को भी मार दिया, तो हो सकता है कि हम अपनी जड़ों को हिला दें और हिलेंगी। आने वाली हिल रही है, आने वाली जनरेशन है वो जान ही ना पाएगी आर्ट क्या, और वो एक पाखंड करते करते अपनी ज़िंदगी गुजार दे और बीच में ऐसा हुआ कि जो कला का जो रूप जो जड़ें जो हमारी जुड़ी हुई थी वो उखड़ गई है, फिर बाद में उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका भी बीड़ा उठाना पड़ेगा। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सर जैसे बोले या सर जैसे बोले, और कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, नेचर का जो लॉ है वो लॉ है मल्टीप्लाई करना, आगे बढ़ाना। हाँ, वो फेवर करती है, एक्सपेंशन थ्योरी को अलाउ करती है। फेवर करती है। उसको अगर हम लोग मान लेते हैं, एक आर्टिस्ट जब कोई कला सृष्टि करते हैं वो एक सृष्टि है। माँ जब अपने बच्चे को पैदा करते हैं, क्या कोई एक्सपेक्टेशन लेके करते हैं कि ये बच्चा बड़े हो तो मुझे कमाएगा तो ही मैं बच्चा पैदा करूँ? नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस में आते हैं और सृष्टि के आनंद अलग होते हैं। तब आर्टिस्ट जब कला सृष्टि कर रहे हैं उसमें अगर वो उद्देश्य आ जाता है कि मुझे इसको बेचना है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आत्मा को मारना पड़ रहा है। बट एट द सेम टाइम ज़रूरत है, पापी पेट का सवाल है। तो वहाँ पे हमें दो चीज़ को रखना है कि अगर हम डिमांड के अनुसार काम करते कोई बुराई नहीं है। डिमांड अगर है, लोग अगर मेरे पेंटिंग को खरीद रहे हैं, कैलेंडर के रूप में खरीद रहे हैं, तो बिल्कुल हम देंगे, कोई बुराई नहीं है। बट आत्मा के लिए काम करना भी नहीं छोड़ेंगे, वो प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। ये मेरा मतलब एक तरीके से इक्विलिब्रियम बना के चलने की जरूरत है। मतलब जागरूकता भी रखनी पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है इसमें कि कला एक सतत प्रयास है। जब से संस्कृति का सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, मानव सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, कला चली है और नेचर भी इसी तरीके से चल रहा है। लेकिन जब हम उस नेचर की चौकीदारी के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर बिठा देते हैं, माली लगा देते हैं, तो क्या माली में इतनी बुद्धि कि वो पेड़ के अपनी छतरी बना देगा, उसको अम्ब्रेला जैसा काट देगा, किसी पेड़ पौधे को हाथी जैसा बना देगा?
वो उसकी जो मौलिक विकास है ना उसमें अपनी कृत्रिमता डालते जा रहा है। और इसी तरीके से आर्ट इंस्टीट्यूशंस में आर्ट के ऊपर जो इसको बढ़ाने के लिए संस्थाएं बनाई गई, वहाँ पे उतने बुद्धिजीवी लोग नहीं पहुँचे हैं जिनके पास में वो व्यापक दृष्टिकोण हो जिससे वो देश की पुरातन कलाओं का संरक्षण कर सके, संवर्धन कर सके, साथ में नए समय की डिमांड के हिसाब से चीज़ों को, डिसिप्लिन्स को आगे बढ़ा सके। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा देश पूरे विश्व में कल्चर के लिए जाना जाता है, आर्ट के लिए जाना जाता है, यहाँ पे ऐसे लोगों का अभाव है या उनको किनारे कर दिया गया है। क्योंकि सर अभाव तो किसी भी बीज का नहीं होता, प्रतिपल बच्चा पैदा हो रहा है, प्रतिपल हर चीज़ डेवलप हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे हम उतना वक्त नहीं दे पाते कि कौन सा बीज किस लिए बना है। और नर्चर करने की जो प्रक्रिया है वहाँ पे हम कोई ना कोई आधुनिकता लगाते हैं। और क्योंकि सर ने अभी जो बताया कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं प्रोडक्ट में, तो वो उस तरह से नहीं सोचते। मुझे लगता है कि देखिए वो भी सीख के ही आ रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम पता है, उनको सॉल्यूशन भी पता है, बट कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक रोक लग रही है, कहीं पे कहीं उनको रोका जा रहा है, चाहे वो सिस्टम की बाधा हो, चाहे उनको कोई मतलब कला आज के समय में स्वतंत्र नहीं है जिसे होना चाहिए स्वतंत्र। स्वतंत्र नहीं है ना। कलाकार अभी भी स्वतंत्र है। यदि कलाकार चाहे तो अपने को दूसरे का अंडर में रखे, ना चाहे तो ना रखे। नहीं, लेकिन जब पापी पेट का सवाल हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि तो रोटी जैसे तभी मिलेगी जब हम सर- लाइन में खड़े हों। जैसे सर ने बताया भी कि ऑप्शन दोनों तरीके के हैं। कुछ काम हमको अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए करना है और कुछ काम बाजार को दिखाने के लिए करना है, जो बाजार को चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो जूनियर्स हैं आपके जो ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनके लिए कुछ सलाह दीजिए। सर एक तो सबसे बड़ा भी टेक्नोलॉजी का ही सबसे बड़ा असर है। तो बच्चे टेक्नोलॉजी का सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। ओके। और उनका जो चाहे किसी फील्ड में हो, चाहे कला हो चाहे और सब्जेक्ट हो, वो जो एक आत्मीयता होती थी अंदर से, लोग का जुझारूपन होता था, वो थोड़ा कम हो रहा है। वो बहुत कम लोग बच रहे हैं। या रेशियो में कह लो तो हो सकता है पहले के रेशियो में ज़्यादा हुआ करता था, अब रेशियो कम हो गया, भीड़ में कम नहीं तो हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि शारीरिक श्रम कम हो रहा है इस कारण? बहुत सारी चीज़ें सर, शारीरिक श्रम भी है। बात यही है कि सब लोग कर रहे हैं, कई लोग काम कर रहे हैं, शायद उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और उनको कहाँ मतलब अपने काम को मोड़ना है और अपने काम में कितनी आत्मीयता लानी है, शायद उनको कई लोगों को ये मालूम नहीं। तो उसको भी समझना ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कि जूनियरों के लिए सर कुछ ये बताइए basics कि पे वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बेसिक्स एकेडमिक्स जिसमें स्किल डेवलप हो, जिसमें सोच डेवलप हो। सोच डेवलप के लिए हमें थ्योरीज पे ध्यान देना है, प्रैक्टिकल्स हमें स्किल डेवलप करेंगे। ये दोनों जैसे जैसे प्रायोरिटी वाइज बैलेंस करके अगर आगे चलता है, उनको एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा कि मुझे इसके एंड रिजल्ट जॉब लेना है या कुछ, उसको बिना सोचे अगर वो अपने आप को तैयार करने में ध्यान लगाए ना, रिजल्ट अपने आप मिलेंगे। जो सक्सेस उनको मिलना है वो मिलेगी। अपने जो विषय जो है, अगर वो कला विषय को लेता है तो वो पहले प्रथम तो वो कलाकार बनना चाहता है, उसके बाद में कोई शिक्षक हो सकता है, उसके बाद में कोई डिज़ाइनर हो सकता है। उसको पहले अपने आप में एक कलाकार जीवित रखना पड़ेगा। चलिए कुछ बोलिए सर। सर सबसे पहले तो उसे विद्यार्थी बनना होगा जो हमारे जूनियर्स हैं। अभी जो समस्या मैंने महसूस की कि जो भी आर्ट इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं वो अपने आप को ये मान के आ रहे हैं कि वो एस्टेब्लिश कलाकार हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं पहले कि से ही। हमारी संस्कृति और हम पत्थर से भी मतलब भगवान मान के उससे भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। गंगा को भी हमने माता का दर्जा दिया है, ईश्वर का दर्जा दिया है, उसमें डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो वो कला रूपी जो संसार है उसमें डुबकी लगाना है उन्हें। वो क्या कर रहे हैं कि पेड़ लटका करके उसमें बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि हम तो गंगा की शरण में हैं और हमसे बड़ा कोई कलाकार है नहीं। तो कलाकार कभी ऐसा है ही नहीं। कलाकार दुनिया का सबसे सरल और सहज व्यक्ति होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम देखें और उस काम को देखते हुए ये एनालिसिस करें कि इस काम को अगर मैं करता तो ये किस तरीके से काम होता, इसमें मैं नया क्या कर सकता था, कलाकार ने इसमें कहाँ कुछ उसकी तरफ से एड ऑन किया है, इससे पहले इस तरीके का काम दूसरे कलाकारों ने कितनी बार किया है। एक सवाल सर, और रिसर्च को लेकर, कला में जो रिसर्च हो रहे हैं वो काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं दुखद हो जा रहे हैं, अवसाद ग्रसित कर दे रहे मैं हैं। बताता हूँ जरा सा कला में सर जो PhD हो रही है इन दिनों
सबसे पहले हुआ कि साहब राजस्थानी मिनेचर पे पेंटिंग हो जाए, फिर राजस्थानी मिनेचर में झरोके कितने बनाए उस पर PhD हो रही है, फिर राजस्थानी मिनेचर में झरोके में ना जो संगीत सारंगी बजाने वाले कितने, इस टाइप का PhD जो हो रहा है ना उससे कोई भला नहीं होने वाला है। लोग डॉक्टर तो बन रहे हैं लेकिन वो इलाज किसी का भी नहीं कर पा रहे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब थोड़ा सा जो टॉपिक है रिसर्च की टॉपिक उसके लिए एक गेटवे अलाउ होना चाहिए कि जैसे आप लोग यहाँ से पढ़े हो तो एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे रिसर्च होने चाहिए। जी तो फ्रीडम मिलना चाहिए कुछ हम लोग, क्योंकि जो थियोरेटिकल रिसर्च की जगह होना चाहिए। प्रैक्टिकल रिसर्च भी होना चाहिए कि जो विद्यार्थी है PhD करने वाला, अगर उसको कोई कलाकार पसंद है 4-6 महीने उसके साल साथ 2 साल रहे। वो उसके साथ रहे, इंटर्नशिप करे, Right. उसके काम के टेम्परामेंट को समझे, उसका प्रीवियस हिस्ट्री जाने, उसके शोज़ को देखे, उसके कलेक्शन को देखे, देन फिर वो अपना रिव्यू करते हुए वो सारा काम करे, उसके जो पढ़ाए हुए शिष्य हैं उन सब से मिले और उसका प्रभाव उन शिष्यों पे कितना आया है उसके काम का, इन सबको असेस करे, तब जा कर के रिसर्च जैसा काम होना चाहिए। बनिस्बत इसके कि 10 किताबों से देखा फूल पत्ती कितनी बनी थी मिनेचर में, या मूर्ति शिल्पों में क्या हुआ, स्थापत्य में खंबे कितने थे, झरोके कितने थे, जाली कैसी थी, उनमें अलंकरण कैसा है। रिसर्च डॉक्यूमेंट्री बेस हो रहा है, हाँ डॉक्यूमेंट्री जैसे बना है उस तरीके से काम हो रहा है। रिसर्च में आप कुछ कहना चाहोगे? सर जैसे हम सभी चीज़ों में अलग अलग रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगर सिस्टम को सही कर दिया जाए ना तो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो सर, लेकिन- मेरे हिसाब से एक फॉर्मेशन अगर आ जाएगी, अगर वो किसी भी तरह से आ जाए, गवर्नमेंट लाए, अवेयरनेस आए, या कैसे भी सिस्टम फॉर्मेट बन जाए, कोई इस तरह से इसको क्रिएट करना है तो हर चीज़ को वही लेवल करेंगे। पहले खेती हल से करते थे तो उसका उपज अलग होता था, आज आर्टिफिशियल तरीके से वो ट्रैक्टर और आजकल तो बहुत ज़्यादा सारी मशीन, तो आज वो उपज नहीं है। आज तो शरीर को एक्सरसाइज करना पड़ता है भोजन पचाने के लिए। भोजन पचाने के लिए, तो वो एक फॉर्मेशन अगर आ जाएगी तो हर चीज़ में बदलाव संभव होगा। तो एक और ऊपर सर से रिसर्च system के के लिए मैं एक और बात बोलना एक और बात चाहता हूँ बोलेंगे, बताएं। कि वर्तमान समय में सर जो मुझे लगता है कि कला में रिसर्च की आवश्यकता है, तो कला विद्यार्थी जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो कई स्टेट्स में आर्ट टीचर्स नहीं हैं, तो ऐसे कला विद्यार्थियों का क्या मनोस्थिति है, और जहाँ पे कला शिक्षक हैं उन Right, बच्चों right. के लिए उनका क्या मनोस्थिति है। और इस तरीके की जब रिसर्च होंगे तो उसका इम्पैक्ट समाज में के नवनिर्माण में कला शिक्षकों की भूमिका, कलाकारों की भूमिका, कला कैसे उन जो विद्यार्थी हैं जो कला शिक्षक के माध्यम से 10वीं तक पढ़ के आ रहे हैं, 12वीं तक पढ़ के आ रहे हैं, वो समाज के अच्छे नागरिक बन पा रहे हैं। जहाँ कला शिक्षा नहीं मिल रही, संगीत शिक्षक नहीं मिल रहा है, ऐसे बच्चों की मनोस्थिति पे क्या असर पड़ रहा है, ये सारे इस तरीके के रिसर्च होंगे तो देश के उन्नयन के लिए, विकास के लिए बहुत अच्छे होंगे। इम्प्लीमेंटेशन पे रिसर्च हो, नीड पे रिसर्च हो, कोर जगह पे पहुँचे लोग कि हमें वाई पे वर्क करें कि इन्होंने ये काम क्यों किया, या आज कोई काम शुरू करेगा तो इस पर क्यों करेगा, और वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत ही धन्यवाद आपको।